हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का लास्ट मिनट रिवीजन। जैसे कि हम इसमें कंप्लीटली दोनों चैप्टर हैं उनका डिटेल में रिवीजन करेंगे। आप लोग को बस एक बार ध्यान से देख लेना और इसकी पीडीएफ को देख लेना, फिर उसके बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को देखोगे, अभी जाकर के पीडीएफ को देख लोगे, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो पहले इसको ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद में आप पीडीएफ को देखेंगे तो फिर आपको बायोलॉजी के रिवीजन करने की इसके अलावा ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर्ड है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो अब देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाइबॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग क्या होता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो डीएनए की अगर कॉपिंग नहीं होगी तो ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं होंगे। और जो सेकंड पॉइंट है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन। और फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड आता है कि वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग। और यहाँ पर जो वेरिएशन का मतलब ये होता है कि वेरिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज कर देता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देन फिर इसके बाद में आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि वन पेरेंट अलाउड होता है, कि मतलब कि सिंगल पेरेंट रहेगा, उसी से उसके डॉटर्स बनेंगे। इसमें दो पेरेंट्स अलाउड नहीं रहेंगे, मेल फीमेल नहीं रहेगा, ओनली एंड ओनली वन पेरेंट रहेगा। और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग इसी से जनरेट होती है और इसमें कोई भी गैमेट्स नहीं होते। गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं और इनको सेक्स सेल भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनको होते हैं, इसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब इसके अंदर कितने टाइप्स के हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है यहाँ पर फिजन। अब देखो, फिजन के नाम से क्लियर है कि इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होगा, दो या फिर दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म, उसी को ही फिजन कहा जाता है। अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू और मोर ऑर्गेनिज्म। अगर दो के अंदर स्प्लिट होता है तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और अगर दो से ज्यादा में होता है तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका है प्लाज्मोडियम, एक एग्जाम्पल है मल्टी फ्यूजन का। और इसी तरीके से आपको ये एग्जाम्पल भी याद रखने हर एक की डेफिनेशन के साथ में। अब इसके बाद में आता है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है कि ब्रेकिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेस। तो मतलब कि ये हो गया कि जो हमारे जो सिंपल सा फर्स्ट था फिजन, उसके अंदर क्या हुआ था कि जो हमारी यूनिसेलुलर बॉडीज थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो यूनिसेलुलर के लिए क्या होता है फिजन, और मल्टी सेलुलर के लिए होता है फ्रेगमेंटेशन। और जिसके अंदर की दो या दो से ज्यादा पीसेस के अंदर स्प्लिट होता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एल्गे, इसका एग्जाम्पल है। देन फिर इसके बाद में आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लीजिए कि अगर एक छोटा सा पार्ट है, उससे क्या हो कि पूरा पूरा एक पूरी पूरी बॉडी बन जाए, तो वही होता है यहाँ पर रीजनरेशन। तो यहाँ पर रीजनरेशन से एक फेमस क्वेश्चन ये आता है कि जो रीजनरेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्यों नहीं होता। अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बने होते हैं टिश्यू से। सबसे पहले बनता है सेल से बनता है टिश्यू, फिर टिश्यू से बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। इसीलिए क्या होता है कि जो रीजनरेशन है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है। और इसका जो एग्जांपल है रीजनरेशन का वो यहाँ पर प्लेनेरिया, इसका एक एग्जांपल है। आपको सभी के ज्यादा नहीं तो एक एग्जांपल तो सभी के याद ही होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन में पूछा भी नहीं है तो भी आपको एक एग्जांपल वहां पर जरूर से लिखना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पर बडिंग। अब बडिंग क्या होता है कि इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ अ बॉडी, पार्ट ऑफ एन पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज बड विच देन बी डिटेच एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर है वो है यहाँ पर हाइड्रा। जैसे कि एक छोटा सा पार्ट रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि एक बॉडी है, हाइड्रा किसी तरीके से बॉडी होती है और इसमें एक छोटा सा पार्ट रहता है। तो क्या होता है कि अगर ये छोटा सा पार्ट इसको लिव करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है बडिंग में। अब इसी का ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो है यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ये होता है कि यहाँ पर न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट विदाउट द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है वो होता है ओल्ड प्लांट की हेल्प से। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है वो यहाँ पर बर्ड्स ऑफ पोटैटो और यहाँ पर बल्ब ऑफ ऑनियंस क्या है, ये है इसके परफेक्ट एग्जाम्पल। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की डेफिनेशन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो ये वाली डेफिनेशन जो है ये है इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके अभी के अभी याद कर लो। अब इसके बाद में आता है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें सबसे पहले जानो कि स्पोर क्या होता है। स्पोर वो होता है कि पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो आपको याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं उनको कहते हैं यहाँ पर स्पोर।
देन फिर इसके बाद में यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि व्हेन द स्पोर केस ऑफ एन द प्लांट बर्स्ट देन द स्पोर स्प्रेड टू द एयर एंड हुज देन एयर बोरोस लैंड ऑन द सॉइल, और यहाँ पर उसके बाद में फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो एक नए प्लांट में होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि स्पोर होते हैं, अब स्पोर अगर हवा में एक पैकेट सा होता है, अगर ये हवा में खुल जाता है और उसके बाद में अगर सीड्स जो होती हैं ज़मीन पर गिरते हैं और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या होंगे, एक न्यू प्लांट्स की फॉर्म में उपज जाएंगे। देन फिर इसके बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इसमें जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी टर्म्स का क्या फंक्शन, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट की बात करिए तो एग्जाम में आ जाएगी व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंथर, कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल। अब ये 4 पॉइंट आ गए तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फंक्शन सभी की याद होनी चाहिए। अब अगर बात करें स्टेमा की, स्टेमा क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, वो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड मे हैव नो स्टेम्स, और इसके अंदर को मतलब कि एक जो प्लांट है उसके अंदर मैनी नंबर ऑफ स्टेम्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही रहेगा, लेकिन स्टेमन बहुत नंबर ऑफ हो सकते हैं, 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसके बाद में एंथर क्या होता है, एंथर होता है कि इट इज़ द बॉइल्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि बॉइल्ड ये क्या है, ब्लोइड, अरे अब इसके बाद में यहां पर आता है एंथर। एंथर क्या होता है, एंथर इट इज एन दी बॉइल्ड स्ट्रक्चर कंटेनिंग 2 पोलन सेक प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेमन, और यहां पर दिस प्रोवाइड्स पोलन ग्रेन एट द येलोइश, और ये येलोइश कलर के होती हैं, ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। देन फिर इसके बाद में कार्पेल की अगर बात करें तो कार्पेल जो होता है वो होता है पिस्टिल, और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये कहाँ कहाँ पर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है कार्पेल की। सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, टर्मिनल पार्ट होता है कार्पेल का जो कि स्टिकी होता है, इट हेल्प्स इन रिसीविंग द पोलन ग्रेन्स। देन फिर इसके बाद में स्टाइल क्या होता है, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ कार्पेल जो कि हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा टू ओवरी तक के, जो बीच में रहता है मिडिल वाला पार्ट वो होता है यहाँ पर स्टाइल। और ओवरी क्या होती है, ओवरी स्लोवन बॉटम होता है जो कि पार्ट ऑफ कार्पेल होता है, जिसके अंदर की आप लोगों को ओव्यूल्स मिलते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये गैमेट्स होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं, एग सेल्स होते हैं, तो यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं इसमें। अभी इसके बाद में आता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन एक तरीके से क्या होता है कि इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टेमन टू सिग्मा, तो ये जो प्रोसेस रहती है इसे कोई पॉलिनेशन कहता है। अब ये 2 तरीके की होती है, एक तो होती है सेल्फ पॉलिनेशन की जो कि खुद से खुद में हो जाए कि एक प्लांट है उसी का ही उसको मिल जाए, कि मतलब पोलन फ्रॉम एन द स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम प्लांट। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो उसमें डिफरेंट प्लांट होते हैं, बस इतनी सी डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट फ्लावर होता है यहाँ पर इसकी बात करें। उसी के साथ में आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर जरूर से याद रखना है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए इसका। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की, तो इसमें जो पार्ट है वो है एक तो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें सभी के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है, वास डिफरेंस का क्या फंक्शन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, और ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है पर ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपसे 4 मार्क्स के अंदर यही बोल दिया जाए कि आप लोग एक्सप्लेन कीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो उसमें आपको सभी कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना होगा, तो ये आप जरूर से याद रखिएगा इसे। अब इसमें अगर बात करें टेस्टिस, टेस्टिस का काम क्या होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म, और यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के बारे में अभी देखेंगे, स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम एक स्मॉल पाउच होता है जो कि टेस्टिस को कंटेन करता है, एक छोटा सा पाउच होता है जिसके अंदर की टेस्टिस होती है। फिर इसके बाद में वास डिफरेंसेस क्या होता है, वास डिफरेंसेस होता है जो कि स्पर्म को डिलीवर करता है और रीयूनिट करता है ट्यूब के साथ में जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। देन फिर इसके बाद में देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, जो कि सिक्रेट करता है फ्लूइड को टू मेक अ ट्रांसपोर्ट ईजियर ऑफ एन द स्पर्म। स्पर्म के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ईजियर करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल विसिड काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद में आता है पेनिस। पेनिस क्या होता है, ये एक्सटर्नल मेल जेनिटल ऑर्गन होता है जो कि ट्रांसफर करता है स्पर्म को वेजाइना में ड्यूरिंग कोपुलेशन। देन फिर इसके बाद में आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सभी नोट डाउन करते हुए चलिए।
चलिएगा, इसमें 5 पॉइंट है, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ओवरीज। अब ओवरीज क्या होती है, ये पेयर्ड होती हैं, ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, नियर किडनी के पास में होते हैं ये, और इनकी लोकेशन जरूर से इंपॉर्टेंट है। ओवरीज को टेस्टिस की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में ओविडक्ट क्या होती है। अब देखो ओविडक्ट जो होती है फैलोपियन ट्यूब ही होती है, इसका जो दूसरा नाम है वो होता है ओविडक्ट। और इसमें क्या होता है कि ये करती है कि कैरीज ओवा और एग्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, यूट्रस से एग ले, मतलब कि ओवरी से यूट्रस तक एग लेके जाने का जो काम करती है वो करती है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, और इसी में ही फर्टिलाइजेशन होता है एग का। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है यहाँ पर यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, एक होलो पीरियड शेप बैग होता है जिसके अंदर की स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ग्रोथ ऑफ फीटस होती है। फीटस की जो ग्रोथ होती है वो होती है यूट्रस में। और वेजाइना क्या होता है, वेजाइना एक ऐसा प्लेस होता है या फिर एक ऐसा, इट रिसीव्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व एज इन द बर्थ कैनाल। Then with cervix lower and the narrower portion of the uterus which opens into vagina. Then फिर इसके बाद में कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की बात करते हैं। तो इसमें जो तीनों मेथड्स हैं इनके एग्जाम्पल आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अब इसमें ये है कि बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड में क्या होता है कि फिजिकल बैरियर्स काम में लिए जाते हैं, जैसे कि कॉपर टी हो गया या फिर और भी जितने भी तरीके के फिजिकल बैरियर्स होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, सो दैट कि जो स्पर्म है वो क्या हो, एग की तरफ एग को रीच ना करे और प्रेगनेंसी ना हो। फिर इसके बाद में अब केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड्स में कोई भी पिल्स ली जाती हैं जिससे कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस करके वहाँ पर प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं उनमें वास्ट डिफरेंस क्या होता है, अगर वास्ट डिफरेंस को ही ब्लॉक कर देते हैं, अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, स्पर्म नहीं आएगा, और जब स्पर्म नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो इसीलिए क्या करा जाता है, सर्जिकल मेथड में वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है मेल्स में। और फीमेल्स में बात करें तो फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकल हेल्प से इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। देन फिर इसके बाद में एसटीडीज जो हैं वो जरूर से याद होनी चाहिए कि एड्स हैं और जेनिटल वर्ड्स है और यहाँ पर गोनोरिया है। ये जो एड्स की डिसीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसटीडीज, और इनके प्रिवेंटेशन जो है वही ऊपर वाले तीनों के तीनों मेथड्स जिनसे एसटीडीज भी प्रिवेंट होती हैं। देन फिर इसके बाद में जो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो आप लोगों को अगर इसे डिटेल में पढ़ना है, अगर टाइम है तो एक बार इसको डिटेल में ज़रूर से देख लेना, इसकी डिटेल्ड वीडियो है वो एक बार ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर बात करें हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होती है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और वेरिएशन की अगर बात करते हैं, वेरिएशन क्या होता है, तो जो वेरिएशन होते हैं कैरेक्टर्स में अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ इन द स्पीसीज, जो कि एक तरीके से जो आपके अंदर वेरिएशंस आएंगे कि एक जनरेशन है F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में जो वेरिएशन आते हैं वही होता है कि क्या उनमें डिफरेंस है, वो होते हैं वेरिएशन। फिर इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज होते हैं कि जेनेटिक वेरिएशन जो होते हैं म्यूटेशन में होते हैं, और इन्वायरमेंटल फैक्टर रहते हैं कि डाइट्स हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, केमिकल्स हो गया। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, वेरिएशन की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि बेसिक ऑफ हेरिडिटी है और एडेप्टिबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन ड्यू टू वेरिएशन हो सकता है। फिर इसके बाद में न्यू और वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं इससे वेरिएशन से। और फिर इसके बाद में मैनी एडवांटेज वेरिएशंस टू द स्पीसीज दैट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जैसे कि जो बैक्टीरिया है अगर वो हाई टेम्परेचर के साथ में स्टैंड कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आसानी से हीट वेव को सर्वाइव कर लेगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम बहुत कम है, वन शॉट रिवीजन है, आप इसकी पीडीएफ को आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके बाद में आते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल जो एक्सपेरिमेंट है इसमें ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि इट इन केस ऑफ एन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द प्योर लाइन ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, और इसमें फिनोटिपिक जो रेशियो रहता है F2 जनरेशन में वो रहता है 3:1। और यहाँ पर जो डाईहाइब्रिड क्रॉस रहता है तो इसके अंदर क्या होगा कि दो प्लांट्स क्रॉस करते हैं, मतलब कि दो प्लांट्स का क्या होता है एक तरीके से क्रॉस किया जाता है टू डिफरेंट प्लांट को। तो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, और इसमें 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो रहेगा, इसका जो फिनोटिपिक रेशियो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 9:3:1। ठीक है, ये होता है इसका फिनोटिपिक रेशियो।
देन फिर इसके बाद में आता है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। इसका कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेंडल एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था कि मेंडल कंडक्टेड दैट आउट ऑफ द एनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वन ऑफ द कैरेक्टर इज डोमिनेंट विच मीन्स द अपीयरेंस इन हाइब्रिड while other is recessive that is manifestation of other is masked। तो इसमें आपको ये बात याद रखनी कि F1 जनरेशन जो थी उसमें मेंडल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वही यहाँ पर शो हुआ था। और इसी तरीके से आपको ये जो भी डेफिनेशंस हैं इन डेफिनेशंस को एक बार जरूर से देख लीजिएगा कि जो होमोजाइलस डोमिनेंट ट्रेट इज डिनोटेड बाय द 2 कैपिटल लेटर, जिसको कि होमोजाइलस जो ट्रेट होता है इसको 2 कैपिटल लेटर से करते हैं और जो रिसेसिव ट्रेट होता है इसको स्मॉल लेटर से करते हैं। अब देखिए इसमें ये वाला जो डायग्राम है अगर आता है तो आपको ये वाला डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना है कि अगर टी प्लांट्स हैं, एक टॉल पी प्लांट है और एक शॉर्ट पी प्लांट है, इसमें इसको टी से रिप्रेजेंट कर दिया और स्मॉल वाले को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। देन फिर अगर F1 जनरेशन जो होती है, F1 जनरेशन में किस तरीके से बनेंगे, जो प्लांट्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं टी 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 टी। तो मतलब इसमें कोई सा भी स्मॉल प्लांट नहीं रहेगा, सभी के सभी टॉल प्लांट्स लेंगे। लेकिन जब ये आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो F1 जनरेशन है ये पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे और ये है टी कॉमा टी। अब इनका जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे या फिर इनका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेंगे इस तरीके से कि इसमें शॉर्ट प्लांट्स भी रहेंगे और इसमें लॉन्ग प्लांट्स भी रहेंगे। जैसे कि ये तो टी टी मतलब ये हो गया टॉल प्लांट और ये यहाँ पर स्मॉल टी है तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया शॉर्ट प्लांट। ये यहाँ पर अपीयर हुआ, F2 जनरेशन में अपीयर हुए। देन फिर इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एलीन्स होती हैं, एलीन्स होती हैं कि वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन द पर्टिकुलर जीन की जो डिफरेंट फॉर्म होती है वो होती हैं एलीन्स। और डोमिनेंट एलीन होता है कि जिसका कि जो फिनोटाइपिक इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, वो होती है यहाँ पर डोमिनेंट एलीन। और फिर इसके बाद में इसी तरीके से आपको ये सब डेफिनेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप इसकी PDF आराम से डाउनलोड कर दीजिएगा और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। उसी के साथ में अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आता है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आता है वो आता है इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये पता लगा लिया जाता है कि किस टाइम के ऊपर, किस टेम्परेचर के ऊपर इनका फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, अभी इसमें इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो ये होता है टर्टल्स के केस में। और जेनेटिक्स की अगर बात करें तो जेनेटिक्स में यहाँ पर आता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अकर्स लार्जली बाय द जेनेटिक कंट्रोल, और यहाँ पर जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये होता है ह्यूमन बींग्स। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होगा। तो ह्यूमन बींग्स में जो होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसमें एक पेयर जो होता है उसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि डिसाइड करता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। अब अगर मेल क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो होते हैं X और Y, और अगर फीमेल की बात करें जो फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं X, X। तो यहाँ पर अब जब इन दोनों का एक तरीके से पेरेंट्स होते हैं, जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो यहाँ पर आप लोगों को ये डायग्राम जरूर से याद रखना है। अगर पूछा जाए कि सेक्स डिटर्मिनेशन में तो आपको ये वाला डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बनेंगे, पेरेंट्स से गैमेट्स होते हैं X और Y, जब क्रॉस होते हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है XX रहेगा तो गर्ल चाइल्ड होगा, XY होगा तो क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा। फिर इसके बाद में प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 हैं। तो यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़का होगा और 50% ही प्रोबेबिलिटी होती है कि लड़की होगी। और उसी के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साथ में आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।